नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर का अपने YouTube चैनल में स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे, उसके बारे में बहुत ही सिंपल और समझने वाले लहजे से, जो कहते हैं कि आम बोलचाल की भाषा में आप चीज़ों को समझ जाएं। इसके लिए मैं प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि ऐसे छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए बनाऊं, ताकि आप इन कॉन्सेप्ट्स के आधार पे, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं कि एक छोटी छोटी ईंटों से ही घर का निर्माण होता है, वैसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें अगर आप बहुत अच्छे से क्लैरिटी आपको हो जाती है, एग्जाम्पल्स के साथ चीज़ों की समझ हो जाती है, तो फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी पढ़ने में मज़ा आएगा और चीज़ों की समझ बेहतर होगी। आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात जो होती है, लेफ्ट राइट, समाजवाद, पूंजीवाद, ये कई सारे आम बोलचाल की भाषा में, समाचार में, न्यूज़पेपर में आप इन सब चीज़ों को देखते रहते हैं। लिबर्टी की बात होती है, इक्वालिटी की बात होती है, समानता, स्वतंत्रता, ये सब काफ़ी कॉमन टर्म्स हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी चीज़ें ये सब दी गई हैं। तो इसी के उद्देश्य से मैं आज आपको ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। पॉलिटी में जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम लोग समझेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहला हम लोग प्रस्तावना से ही शुरुआत करेंगे। प्रस्तावना में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिसॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोशलिस्ट, सेक्युलर, सोवरेन सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इसमें जो एक कॉन्सेप्ट आता है सोशलिस्ट, समाजवादी, सोशलिज्म या सोशलिस्ट, समाजवादी। सोशलिज्म कॉन्सेप्ट से आता है ये, सोशलिज्म समाजवाद से सोशलिस्ट बना है, समाजवाद से समाजवादी आया है। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण आपके पीटी के लिए जो महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये मूल संविधान में नहीं था। इट वॉज नॉट in the original constitution. It was added by 42nd constitutional amendment 1976. तो 42वें संशोधन से क्या तीन चीजें जोड़ी गई, आज यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। 42nd अमेंडमेंट, ये एक ट्रायंगल है, यानी तीन शब्द जोड़े गए थे। 1976 ईयर है। तो पहला जो वर्ड था वो था आपका सोशलिस्ट, जोड़ा गया, सोशलिस्ट, समाजवादी, सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा जो शब्द जोड़ा गया था वो था इंटेग्रिटी, अखंडता। ये तीन शब्द जोड़े गए थे आपको 42वें संशोधन से। तो आज हम लोग इस समाजवादी, सोशलिस्ट की बात करेंगे। समाजवादी अगर कोई देश है तो कैसे है, किन प्रावधानों से है, कैसे किसी देश को आप समाजवादी देश का दर्जा दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको जो बात समझनी होगी वो है पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। इसका अपोजिट माना जाता है कैपिटलिज्म या पूंजीवाद। कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। और दूसरी तरफ होता है सोशलिज्म, यानी समाजवादी। एक लाइन में अगर हम बात करें तो यहां व्यक्ति प्रधान, इंडिविजुअल ओरिएंटेड, यानी व्यक्ति जो है समाज के केंद्र में है, व्यक्ति ही सर्वे सर्वा है, व्यक्ति ही फोकस में है, व्यक्ति का सबसे ज्यादा महत्व है,
व्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे ज्यादा महत्व है, व्यक्ति के इंडिविजुअल लिबर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअल लिबर्टी यहां पे जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंडिविजुअल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और जब समाजवाद, समाजवाद आप जान रहे हैं, सोसाइटी, सोशल, यानी यहां पे किसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है? समाज को। समाज को प्राथमिकता, समाज को प्राथमिकता। व्यक्ति को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं हम, किसको? समाज को प्राथमिकता दे रहे हैं। सोसाइटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिविजुअल, यानी सोशल इंटरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। समाज का हित ज्यादा महत्वपूर्ण है रादर देन किसी व्यक्ति विशेष का हित। समाज को लेके चलना है। समाज, सामाजिक हित, सभी लोगों का हित जिसमें है वही होगा। इसमें हो सकता है कि किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट, किसी व्यक्ति का अधिकार कंप्रोमाइज हो जाए, लेकिन ओवरऑल समाज का वेलबींग, समाज का वेलफेयर, समाज की तरक्की, समाज की बेहतरी, समाज को अगर हम देश का भी नाम दे दें तो कुछ अलग बात नहीं होगी। देश की बात पहले होगी, व्यक्ति की बात बाद में होगी, सबऑर्डिनेट पोजीशन पे होंगे। समाजवाद में क्या होता है? जो व्यक्ति है वो सबऑर्डिनेट टू द नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित ज्यादा सर्वोपरि है rather देन आपकी व्यक्तिगत हित। पूंजीवादी में इसके विरुद्ध, इसके विपरीत, व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण, वो बिल्कुल धुरी में है, सेंटर ऑफ एवरीथिंग। व्यक्ति का मौलिक अधिकार, व्यक्ति के इंडिविजुअल राइट्स, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति का जो लिबर्टी है, इंडिविजुअल लिबर्टी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। नेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट rather देन इंडिविजुअल इंटरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन सोशल इंटरेस्ट। तो यहां पे जो व्यवस्था बनती है, पूंजीवादी में जो व्यवस्था बनती है, फ्री मार्केट। फ्री मार्केट, जब ये इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है तो फ्री मार्केट, लेसेस फेयर की जो बात होती है, फ्री मार्केट, यानी बाजार भी कैसे चलेगा? स्वतंत्र रूप से चलेगा। बाजार में मूल्य कैसे डिसाइड होंगे? सप्लाई और डिमांड से होंगे। लोगों में ज्यादा डिमांड है तो प्राइस बढ़ जाएगा, लोगों में डिमांड कम है, प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। प्राइस को भी स्वतंत्रता है, उसमें भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये जो व्यक्ति प्रधान समाज का जो निर्माण होता है, वो कैपिटलिस्ट कंट्री होती है, वहां लिबर्टी को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, इंडिविजुअल लिबर्टी को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता वहां पे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट है वहां पे। जो एलपीजी कॉन्सेप्ट हमारे पास 1991 में जो आया था, वो पूरी तरह से पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की तरफ हम लोग बढ़ गए थे। उसमें लिबरलिज्म, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, यानी वहां निजी क्षेत्र होंगे। यहां अगर आप देखेंगे फ्री मार्केट का मतलब निजी क्षेत्र ज्यादा होंगे। वहां पे निजी क्षेत्र, प्राइवेट बॉडीज होंगे, जो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे जो मार्केट को कंट्रोल करेंगे। निजी क्षेत्र में ज्यादा उपकरण है, निजी क्षेत्र में ज्यादा कंपनीज हैं, सारे के सारे निजी क्षेत्र में। कोई भी सामाजिक संस्थान जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, जो भी आप जानते हैं समाज के संस्थान है, जैसे स्कूल है, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सब क्या होंगे? निजी, प्राइवेट, निजी होगा वहां पे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स होंगे, प्राइवेट स्कूल्स होंगे, प्राइवेट कॉलेजेस होंगे। नौकरियां भी क्या होंगी? प्राइवेट नौकरियां होंगी। एमएनसीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में, वहां के देश के जो जिन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की है, कॉरपोरेट बॉडी है, वहीं पे रोजगार भी आपको मिलेगा। रोजगार के सोर्स भी क्या है? प्राइवेट, सब कुछ प्राइवेट। इसके एक्सट्रीम एंड में अगर आप जाते हैं, समाजवाद, सोशलिज्म, यानी यहां पे A to Z चीज, जो भी संपत्ति के स्रोत हैं, जो भी संपत्ति के साधन है, जैसे जमीन, लैंड, किसके कंट्रोल में होगा? समाज या देश के नियंत्रण में।
तो यहां पे सब कुछ किसके होता है? देश या समाज के नियंत्रण में, समाज के नियंत्रण में, संसाधन में, संसाधन जो भी रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज अंडर द कंट्रोल ऑफ, रिसोर्सेज अंडर द कंट्रोल ऑफ, अंडर द कंट्रोल ऑफ सोसाइटी और कंट्री, और कंट्री, सोसाइटी और कंट्री के नियंत्रण में वहां की जमीन होगी। जितने भी उद्योग धंधे होंगे, जितने भी इंडस्ट्रीज लगेंगे, वो कौन सा होगा? इंडस्ट्रीज कौन से होंगे? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होंगे। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, सरकारी उपकरण, सारे के सारे बैंक क्या होंगे? सरकारी होंगे, प्राइवेट नहीं होंगे। यहां बैंक भी क्या होगा? प्राइवेट होगा। नौकरियां कहां ज्यादा होंगी? सरकारी नौकरियां ज्यादा होंगी। उद्योग कौन करेगा? सरकार करेगी। सब कुछ, स्कूल कौन से होंगे? सरकारी होंगे। सार्वजनिक, पब्लिक कंट्रोल में है, सरकार के कंट्रोल में है। हॉस्पिटल क्या होंगे? सरकारी होंगे, गवर्नमेंट कंट्रोल में। तो सब कुछ, समाज का मतलब समाज के नियंत्रण में, समाज मतलब देश के कंट्रोल में, यानी गवर्नमेंट, पब्लिक अथॉरिटी है, उसके नियंत्रण में आपके हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, ये सब किसके नियंत्रण में होंगे? समाज या देश के नियंत्रण में होंगे। तो 1991 से पहले का भारत सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सरकार, क्योंकि जितने भी क्षेत्र थे वो सब क्या थे? सरकारी उपक्रम थे। सभी प्राइवेट बैंक थे नहीं, सब बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, बैंक सारे नेशनलाइज्ड हो गए थे, यानी नेशन के कंट्रोल में हो गए थे। जितने भी उद्योग धंधे थे, जितने भी लार्ज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आप जानते हैं, एनटीपीसी, भेल, गेल, सेल, जितने भी महारत्ना, नवरत्ना कंपनीज हैं, यही सब सारे सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले यूनिट्स थे। प्राइवेट प्लेयर्स बहुत कम थे, लाइसेंस राज था। प्राइवेट प्लेयर्स क्या प्रोड्यूस करेगी ये सरकार तय करेगी। सरकार से लाइसेंस लेने के बाद ही आप कोई फैक्ट्री स्थापित कर सकते थे। अदरवाइज सब कुछ किसके नियंत्रण में था? सरकार के नियंत्रण में, इन द अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। 1991 के बाद का दौर आता है, प्राइवेट बैंक्स आते हैं। कई सारे बैंक्स आप आज के डेट में आप जानते हैं, एक्सिस बैंक से लेके एचडीएफसी से आईसीआईसीआई, सो मेनी प्राइवेट बैंक्स, सो मेनी प्राइवेट कॉलेजेस आर देयर राइट नाउ, बहुत सारे। तो हमने एक्चुअली, हमारा जो देश जो था, पूरे एक्सट्रीम में हम नहीं गए कि या तो हम समाजवाद को ही चुनेंगे या पूंजीवाद को ही चुनेंगे। हमने कौन सी व्यवस्था को अपनाया? हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया, यानी कुछ क्षेत्र में निजी प्लेयर भी रहेंगे और कुछ क्षेत्र में सरकार भी रहेगी। ज्यादातर क्षेत्रों में सरकार रहेगी, कुछ क्षेत्र में निजी प्राइवेट एंटिटी भी रहेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी। लेकिन कंट्रोल किसका रहेगा? सरकार का रहेगा। पर्पस क्या था? उद्देश्य क्या था? कि हमारे पास रिसोर्सेज काफी लिमिटेड है, आजादी के बाद गरीबी बहुत ज्यादा है, गरीबी खत्म करना यानी सरकार की जिम्मेवारी है। प्राइवेट को अगर छोड़ेंगे तो शायद गरीबी खत्म ना हो पाए, क्योंकि प्राइवेट किस पे काम करता है? प्रॉफिट मोटिव पे काम करता है, वो सोशल वेलफेयर पे काम नहीं करता है, समाज की बेहतरी के लिए निजी व्यक्ति काम नहीं करता है। उसी तरह से अगर आप कंपनी की बात करें तो वो अपनी बेहतरी के लिए काम करता है, अपने लाभ के लिए काम करता है, अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है। उसको ये मतलब नहीं है कि गरीबी दूर हो, आपका वेलफेयर हो, आपका कल्याण हो। लेकिन सरकार जो समाज ने बनाया है, उस समाज के हितों के लिए काम करेगी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल करेगी। तो ये जो समाजवाद, अगर आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट अगर आप इसको देखते हैं, तो हमारे यहां समाजवाद का मतलब है गरीबी समाप्त करना, टू रिड्यूस पॉवर्टी को पूरी तरह से समाप्त कर दीजिए। सारे लोगों को आप गरीबी रेखा से ऊपर लेके आ जाइए, अबव पॉवर्टी लाइन। वेलबींग के लिए बात कीजिए, लोगों के पास एक बेहतर रोजगार हो, अच्छा इनकम का सोर्स हो, जिससे वो अपनी नहीं बल्कि अपने परिवार का भी पालन पोषण कर सकें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में सक्षम हो, बीमार पड़े तो इलाज कराने के लिए भी उनके पास सुविधाएं हो। ये सारी सुविधाएं आप उनको देना है सरकार की तरफ से, यानी आप एक डिग्निफाइड लाइफ जिए, गरिमापूर्ण जीवन की जो बात करते हैं, यू शुड हैव अ डिग्निफाइड लाइफ, गुड लाइफ,
बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, लिविंग स्टैंडर्ड जो होनी चाहिए वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए आप अगर सिर्फ निजी क्षेत्र को दे देंगे जो कि प्रॉफिट मोटिव से काम करता है, तो प्रॉफिट मोटिव से काम करेगा तो वो सैलरी बहुत कम रखेगा लोगों को, ताकि कम पैसे पे उनसे ज्यादा काम कराए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अपने पॉकेट में रख ले। वो क्यों आपके लिए अच्छा घर बनाएगा, क्यों आपके लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाएगा, क्यों आपके लिए वो रोड बनाएगा, बेहतर रोड बनाए, या फिर आपके लिए बहुत अच्छी बातें करेगा, क्यों करेगा? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सरकार के पास कुछ चीजें होनी चाहिए, सरकार के नियंत्रण में होनी चाहिए। जिस तरह से गरीबी है, जिस तरह से लाचारी थी, जिस तरह से जमींदारी सिस्टम थी, बहुत कम लोगों के पास प्रॉपर्टी था, यानी जो प्रॉपर्टी, जो जमीन थी, बहुत सारे लोग लैंडलेस लेबरर्स थे जिनके पास जमीन नहीं थी, भूमिहीन वर्ग बहुत ज्यादा लोग थे, भूमिहीन मजदूर हुआ करते थे, और भूस मालिक जो भूसंपत्ति जिनके पास थी वो चंद लोग थे जिनके पास सारे लैंड जमीन उन्हीं के पास थे। अगर रिसोर्सेज की बात करें, साधन की बात करें, तो जमीन किसके पास थी? जमींदारों के पास, अपर कास्ट के पास, आजादी के बाद। और ये जमीन देश के हित में, लोगों के हित में, समाज के हित की बात करें, सोशलिज्म की बात करें, तो सबके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ रिसोर्सेज होने चाहिए। इसी को देखते हुए जमींदारी उन्मूलन कानून लाया गया, लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, और डीपीएसपी, अगर आप इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखेंगे, संवैधानिक प्रावधान, समाजवादी के लिए, सोशलिज्म के लिए, सोशलिज्म, इसके लिए अगर आप संवैधानिक प्रावधान की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, तो ये आपको देखने को मिलेगा डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व में। खास करके अगर आप अनुच्छेद 38 देखें, अनुच्छेद 39 देखें, जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, जमींदारी उन्मूलन से रिलेटेड है, हदबंदी कानून, चकबंदी कानून, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो कानून बनाए गए राज्यों के, वो सब 39 से ही ओतप्रोत है। तो समाजवादी तत्व अगर देखना चाहते हैं तो ये सब 38 और 39 में है। गरीब और अमीर के बीच बहुत ज्यादा गैप नहीं हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन का संकेंद्रण ना हो, किसी एक व्यक्ति, कुछ चंद लोगों के पास बहुत ज्यादा धन ना हो जाए, इसके लिए सरकार प्रयास करेगी, इसके लिए सरकार प्रयास करेगी। गवर्नमेंट शैल स्ट्राइव सो दैट concentration of wealth is not in few hands, that needs to be redistributed among people of this country. तो सरकार क्या करती है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एक जरिया है जिससे ये भी आप कह सकते हैं कि समाजवाद से ही प्रभावित है, यानी कम आय कम कर, कर की राशि भी कम, ज्यादा आय ज्यादा कर। आज की रेट में देखिए 0 है और जिसको सबसे ज्यादा आय है उसको 30% टैक्स लगता है, 30% टैक्स। यानी जिसके पास ज्यादा धन है उससे आप कर सरकार वसूलेगी और उस पैसे से लोगों के कल्याण में इस्तेमाल करेगी, लोगों के कल्याण, वेलफेयर के लिए उसका इस्तेमाल करेगी। समाज में धन का सम वितरण हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, ये सब चीजें आप देखेंगे अनुच्छेद 38, आर्टिकल 38, 39, ये सब आप देखेंगे कि समाजवादी सोशलिस्ट प्रिंसिपल से ही प्रभावित है। इसके बाद 41 में अगर आप देखेंगे तो 41 में कहता है कि एमजी नरेगा, जो आप लोग जानते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये आर्टिकल 41 से ही प्रभावित है। कह सकते हैं कि आर्टिकल 41 को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई है कि सभी लोगों को 100 दिनों के लिए आप रोजगार देंगे, यानी रोजगार की व्यवस्था करना सबों के लिए। अदरवाइज कैपिटलिस्ट कंट्री में आपको क्या कहा जाएगा कि आप मेहनती नहीं हैं, आप सक्षम नहीं हैं, आपके अंदर कौशल का अभाव है, इसलिए आपको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आप ज्यादा मेहनत करेंगे, आपको ज्यादा रिवार्ड मिलेगा, आपके तुरंत रोजगार मिल जाएगा। मेहनत करके अपने कौशल को विकास कीजिए, अपने स्किल का डेवलपमेंट कीजिए, आपको रोजगार मिल जाएगा। सरकार को आपसे कोई मतलब नहीं है। लिबर्टी है, जिसको जितना प्रयास करना है करे और जितना मर्जी कमाए। समाजवादी कंट्री में ऐसे हम नहीं छोड़ सकते हैं लोगों को
अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो सरकार उनको रोजगार दिलाने का भी प्रयास करती है, रोजगार दिलाने का भी प्रयास कर रही है। 100 दिनों के लिए गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, बाकी दिन आप अपने सक्षमता से रोजगार करें। 100 दिन के लिए हम गारंटी आपको देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे, आपके स्किल का हम डेवलपमेंट करेंगे, आपको हम एनहांस करेंगे, आपके स्किल का एनहांसमेंट करेंगे, उसकी बेहतरी करेंगे, ताकि आप सक्षम हो सके रोजगार पाने के लिए। तो ये सब चीजें हैं जो समाजवादी तत्व से प्रभावित हैं, और ये इंदिरा गांधी के समय में जोड़ा गया था। अगर इंदिरा गांधी के रेजीम को आप याद करें, 1971 में रशिया के साथ 20 साल के लिए मैत्री संधि हुई थी, फ्रेंडशिप ट्रीटी विथ रशिया फॉर 20 इयर्स। समाजवादी से प्रभावित देश है यूएसएसआर, उस टाइम ऑस्ट्रेलिया यूएसएसआर, आज की डेट में रशिया, चाइना, क्यूबा, ये सब देश समाजवादी मार्क्सिज्म जो कहलाता है, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के बेसिस पे ये लोग चले। बाद में रशिया में जो लेनिन आए, स्टालिन आए, लेनिनिज्म बोलते हैं, ये मार्क्स से प्रभावित हुए और यूएसएसआर को उस आधार पे, समाजवादी आधार पे बनाने की परिकल्पना की और उसको लागू करने का प्रयास किए। नेहरू जी बहुत ज्यादा प्रभावित थे उससे। तो नेहरू जी उस टाइम उन्होंने देखा कि समाजवाद की जो व्यवस्था है यही देश को आगे लेके जा सकता है, समाजवादी। तो हमारे यहाँ समाजवादी एलिमेंट्स, जो सोशलिस्ट एलिमेंट्स इंडिया में भी एंटर करते हैं। इंदिरा गांधी के टाइम पे थोड़ा सा ज्यादा आपको देखने को मिलता है। एक तो दिखाता है रसिया के साथ संधि, रसिया मतलब जो कोल्ड वॉर पूरी तरह से जो था, जो सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट कंट्रीज के दो ब्लॉक के बीच में पूरी दुनिया बट गई थी। इस दौरान रशिया के साथ संधि, यानी सीधा सीधा देखा जा रहा था कि कोल्ड वॉर में इंडिया जो है रशिया की तरफ, उसका यूएसएसआर की तरफ झुकाव है। अब उसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलता है कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, बैंकों का राष्ट्रीयकरण देखने को आपको मिलता है। समाजवादी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा जाता है। बहुत सारे जमीन से संबंधित विवाद पहुंच जाते हैं, बैंकों के नेशनलाइजेशन से संबंधित विवाद पहुंच जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। तो वो जो एक दौर था, आप कह सकते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। गरीबी हटाओ, ये सब अपने आप में बातें हैं। जो भी गरीब की बात करे, जो भी पिछड़ों की बात करे, उनके वेलफेयर की बात करे, उनके कल्याण की बात करे, उनकी बेहतरी की बात करे, आप कह सकते हैं कि ये समाज की बात कर रहा है, समाज के हितों की बात कर रहा है, समाजवादी तत्वों की बात कर रहा है। तो सोशलिज्म अगर आप इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं, कहाँ पे दिया गया है, तो प्रियम्बल तो आप प्रस्तावना में लिखा हुआ है। डीपीएसपी के प्रावधानों को आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको सोशलिस्ट एलिमेंट नजर आता है, खास करके विशेष रूप से आर्टिकल 38 एंड 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 38 एंड 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो समाजवादी में इतना ही, समाजवाद, सोशलिज्म, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट की अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, हमारे वीडियो को देखने के लिए, पसंद करने के लिए। फिर मिलेंगे हम फिर अगली क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को अलविदा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।